Okay. एक इस Okay, Malik. Good morning. Hopefully everybody is doing good. So this is basically with respect to the crash course we are doing for CA Final Law. तो हम लोग चालू कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 1 लेक्चर में ऑल टुगेदर मैं स्टूडियो में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडियो में अपने साथ बैठे हुए 3 जन ओके 3 स्टूडेंट्स अपने जो खास पंटर है उनको अपन ने ले लिया है। ओके निखिल है, नरेंद्र है और यश है। तो अपने पास निखिल नरेंद्र यश अपने पास 3 जन है जो थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में और अल्टीमेटली थोड़ा सा रिस्पांस करने में आपको मतलब अपने को मदद करेंगे। एटलीस्ट आपको तो नहीं मालूम, मेरे को मदद करेंगे लोग। तो तोड़ है भाई। तो थैंक्स तीनों जनों को भाई, तुम लोग आए बैठे और मतलब इस कोविड के सिनारियो में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ओके वैसे ये साल भर से मेरी लगी पड़ी थी, तो इन लोग ने थोड़ा सा आज कॉन्फिडेंस दिया है मुझे काम करने का। सो नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट विथ योर कंटेंट डिस्कशन। तो ऑल टुगेदर कंटेंट अपन कैसे डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ओके आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप देखोगे तो एक चार्ट दिख रहा है जहां पर आपको चैप्टर 1 का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैं ये क्लास में नहीं बना रहा हूं क्योंकि क्लास में बनाते बनाते टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम सेव करने का कॉन्सेप्ट है मेरा। तो ये चार्ट मैं ऑलरेडी बना के रख दूंगा। ओके जैसे ही अपन क्लास में रहेंगे चार्ट के साथ चालू करेंगे तो स्ट्रक्चर रेडी रहेगा, और ये चार्ट का आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपके पास, या गूगल ड्राइव जो भी रहेगा उसके ऊपर अपडेट हो जाएगा चार्ट सारे के सारे। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि चार्ट के बाद जो मैं लिखते जा रहा हूं या एग्जाम्पल देते जा रहा हूं ये सारा का सारा आप बनाते जाइए, मतलब यू स्टे कनेक्टेड विद दैट एग्जाम्पल। थोड़ा सा आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज ओके स्पीड का, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन दैट स्पीड, बिकॉज द मेन रीजन इज दैट वी आर इनटू क्रैश कोर्स। अगर क्रैश कोर्स है मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपने को कंटेंट कट करना है, अपने को सारा कवर करना है लेकिन थोड़ा स्पीड में कवर करना है। जो नॉर्मल लेक्चर में मैं जिस स्पीड में बोलता हूं या मैं थोड़ा सा ये पॉइंट पे तो उसको अपन थोड़ा सा फास्ट डाउन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्पीड के साथ कनेक्टेड रहना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड सिनारियो अपन जो ध्यान रखेंगे कि भाई जो मैं लिख रहा हूं ओके ऑलरेडी अपने को मिलने वाला है। मैं यूजुअली चार्ट जो बनाऊंगा ना, चार्ट्स में तुम लोग टाइम पास मत करना, लेकिन मैं जो एग्जांपल लिखूंगा वो एग्जांपल लिखते रहना, बिकॉज दैट इज मेन कंटेंट जिसकी वजह से अपने को रिकॉल होगा। और तीसरी चीज आपके पास नोट्स आएंगे। ओके जो नोट्स मैं एक बार स्क्रीन पे बता ही देता हूं, इस तरह के नोट्स है जो ऑलमोस्ट 120 पेजेस की बुक है जिसके अंदर सारी चीजें कवर है। ओके मतलब देर इज कॉन्सेप्ट वाइज या कंटेंट वाइज उसके अंदर कुछ कवर नहीं है ऐसा नहीं है, सारा का सारा कवर है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओनली द थिंग इज कंटेंट को अपन ने थोड़ा कॉन्साइज बनाया है। तो इसको नोट्स को रिफर कब करना है ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग आई डोंट रिक्वायर नोट्स, दैट यू शुड बी लुकिंग एट नोट्स। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ चाहिए, मेरे डिस्कशन की तरफ चाहिए या मेरे कंटेंट की तरफ चाहिए। तो नोट्स को कब करेंगे, यूजुअली मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा कि 3-4 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए उसके बाद मैं फटाफट नोट्स पे जाऊंगा, मतलब यही स्क्रीन पे जाऊंगा और एक ये स्क्रीन पे जाने के बाद मैं नोट्स में ओके ओके कराते रहूंगा, और किधर कुछ अपडेट करने बोलूंगा या हाईलाइट करने बोलूंगा एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो अपने न्यूली इंसर्टेड कॉन्सेप्ट है उसके लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि यहां पर ये ध्यान रखना ये केस स्टडी के लिए रिलेवेंट रहेगा। मैंने इंटीग्रेटेड केस स्टडी का जो यहाँ पर मार्किंग से ज्यादा मैं ये बोलूंगा जहां पर मैंने ध्यान रखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट रिवाइज्ड मॉड्यूल जो दिसंबर 2020 में लॉन्च हुई, यानी जैन 21 से, जो अपने को मई 21 के लिए एप्लीकेबल है। ओके तो ये लेक्चर का कॉन्सेप्ट रहेगा कि अपने पास मॉड्यूल का सारा कंटेंट कवर है जो न्यूली रिलीज मॉड्यूल है। अब उसके खाली क्वेश्चन आंसर अपन ये लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर मैं मार्च एंड में मेरा जैसे ऑडिट का क्रैश कोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके वो ऑल टुगेदर 6-7 घंटे में सब कवर होने चाहिए सारे क्वेश्चन आंसर, इंटीग्रेटेड केस स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑल टुगेदर जो इंस्टीट्यूट के पीछे के क्वेश्चन है और उसके बाद थियोरी क्वेश्चन, तो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन के अंदर अंदर वो सारा कवर करके मार्च एंड में वापस मैं आपको दे दूंगा, आपके पास अपलोड हो जाएगा। तो राइट नाउ वी विल बी कवरिंग दिस कंटेंट, उसके बाद इंटीग्रेटेड केस स्टडी के क्वेश्चन है और वो इवन मैं दैट आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। तो मतलब आप YouTube से देखो या गूगल ड्राइव से देखो, आपके पास लॉजिक रहेगा, तो वो कंटेंट आपको एडिशनल हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड केस स्टडी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो तो उसमें मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन के बाद विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड विच ऑप्शन शुड बी रिजेक्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो केस स्टडी किस बेस पे आ सकता है ओके वो हाईलाइटिंग मैं नोट्स में करवाते जाऊंगा, तो आपने वो नोट्स में ध्यान रखना है। ओके तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना। जब मैं पढ़ा रहा हूं मालिक तब नोट्स में ज्यादा ध्यान मत दो, तब सिर्फ मेरे डिस्कशन में ध्यान दो, मेरे डिस्कशन के साथ रहो कंटेंट में कुछ भी पॉइंट रहा आप पूछो, और आप भी पूछो, मतलब आप अपने आप से पूछो। ओके तो ये लोग तो अपने आप से ही पूछेंगे, लेकिन आप अपने जो भी रहा कंसेप्ट वाइज पूछो, और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल अपन कुछ कर रहे हैं उसके उसमें अपडेट करो मालिक। ओके तो मेरा एक्चुअली शर्ट ग्रीन कलर का है तो पूरा ऐसा आगे पीछे दिख रहा है, तो आज के लिए ये जबरदस्त रह गया मालिक, तो तोड़ कॉन्सेप्ट रहा है, तो इस तरह से शर्ट रहा तो सब कुछ दिखेगा, सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा है। सो नेवरदलेस तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला सेक्शन।
जो कंटेंट वाइज है, एक बार स्क्रीन पे एक बार देख लो, मैं चैप्टर 1 का स्ट्रक्चर बता देता हूं। ओके हम लोग सीक्वेंशियली चैप्टर जाएंगे, चैप्टर 1 2 3 से लेकर 20 तक। सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट लॉ खत्म कर रहा हूं और उसके बाद इकोनॉमिक लॉ खत्म कर रहा हूं। जो ये कंप्लीट सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस के लिए है। जो ओल्ड सिलेबस में बैठ रहे हैं, ओल्ड सिलेबस दे रहे हैं, तो उसमें से आपका सारा सीरीज जितना अपन पढ़ रहे हो, सारी चीजें एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट लास्ट चैप्टर जो रहेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट एंड फैक्रा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर आप ओल्ड सिलेबस से, तो वो दो चीजें आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वो 2 लेक्चर होंगे, हार्डली आधे 1 घंटे के रहेंगे, तो वो आपको देखना नहीं है लेक्चर। और इसके अलावा आपके अलाइड लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और कंपटीशन एक्ट है। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको एडिशनली करनी होगी। उसके लिए कुछ चाहिए तो यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर में वो अपलोडेड है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। ओके तो सबसे पहले चैप्टर 1 का, एवरी चैप्टर विल बी हैविंग दिस चार्ट जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो जा रहा है एकदम ऊपर के इसमें जा रहा है, यहां पर दिख रहे हो, तो ये बेसिक दिख रहा है। बेसिक मतलब क्या, ये बेसिक चीज है जो अपने को स्टार्ट करनी है। सबसे पहला अपने को ये रहेगा, पहले इसको समझ लो, बिकॉज यू स्पेंड टाइम इन दिस। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में स्कोप याद आया, उसके बाद उसको रटना या रिवाइज करना विल बी मच इजियर। सो मेक इट श्योर ये आपके दिमाग में क्लियर रहे कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्कोप को रिकॉल करने की कोशिश करना। मैं फटाफट जाऊंगा लेकिन लॉजिकली इसको ध्यान रखना। सबसे पहले अपन देखेंगे बेसिक में हम लोग देखेंगे भाई लॉजिकली कंपनी में कौन डायरेक्टर बन सकता है, कितने डायरेक्टर बन सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप ले सकता है, और डायरेक्टर को कुछ कंसेंट देने हैं क्या कंपनी को। तो बेसिक चीजें जो स्टार्टिंग पॉइंट है डायरेक्टर के लिए। ये होने के बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। यहां पर आपने सेक्शंस के ऊपर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, मतलब सेक्शंस याद रखने बहुत जरूरी है, बिकॉज 101% यहां पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 101%। तो यहां पर जितना सेक्शन के ऊपर एम्फेसाइज रखोगे उतना अच्छा रहेगा। सेक्शन को रटने की कोशिश मत करो, जैसे जैसे अपन फ्लो में जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे सेक्शन वैसे याद आते जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन अगर लास्ट 2 देखोगे एकदम नीचे, ओके मेरे आपको यहां पर दिखेगा, तो जहां पर रेड में लिखा हुआ है मैंने, वहां पर आपको 2 तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर नहीं है, लेकिन वहां पर सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के कुछ प्रोसीजर है। अब एक चीज मैं समझा दूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में क्या क्या है। ओके क्या ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की वजह से क्या हमारे प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्या हमारे पर्टिकुलर पॉइंट में क्या ऐसा है कि सर एक टाइप ऑफ डायरेक्टर उसको पावर ज्यादा है, दूसरे टाइप ऑफ डायरेक्टर उसको पावर कम है? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सारे डायरेक्टर के पावर्स, ड्यूटीज, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली मैकेनिज्म व्हाट इज डिफरेंट इज बेसिकली देयर सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर जो आज के लेक्चर में अपना कवर होने वाला है, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपने उतना तोड़ ध्यान देना होगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस पे अपने को क्वेश्चन आता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस अपने को जरूरी है। एंड डेफिनेटली इतने सारा पढ़ने के बाद वी विल बी गेटिंग ओनली वन थिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसमें से 10-12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू इट इज वर्थ, बिकॉज दिस इज वेयर द मेजर मिस्टेक में टेक प्लेस। तो यहां पर एक बार मैं लिस्ट बता दूं क्या क्या है। सबसे पहला अपना सेक्शन है 152(1), जहां पर अपन फर्स्ट डायरेक्टर देखेंगे, यानी कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन होते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे एक रूट, जिसमें हम लोग बोलते हैं रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, जहां पर अपने को 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 आते हैं, जहां पर डायरेक्टर कुछ रोटेशनल होते हैं और कुछ नॉन रोटेशनल होते हैं, कुछ रिटायरिंग होते हैं, कुछ नॉन रिटायरिंग होते हैं। ये सारा डिस्कशन आएगा। उसके बाद एक सेक्शन 160 रूट है, ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, यानी जो रिटायर हो रहा है उसको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, किसी और को अपॉइंट कर रहा है, तो दैट इज ए फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑल टुगेदर। तो 160 का पॉइंट। तो 3 सेक्शन आप याद रखो। सबसे पहले होगा 152(1) फर्स्ट डायरेक्टर, 152(6-7) रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल, एंड 160 फ्रेश डायरेक्टर। फ्रेश मतलब पहली बार एंटर कर रहा है। उसके बाद 4 सबसेक्शन याद रखो, 161(1), 161(2), 161(3), 161(4), एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। 4 नाम रहेंगे, एडिशनल, अल्टरनेट, उसके बाद नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी। परफेक्ट। और ये होने के बाद आपके पास 2 और डायरेक्टर मेजर आते हैं, एक है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और एक रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 2 डायरेक्टर वापस इंपॉर्टेंट है, और ये 2 डायरेक्टर दूसरे मैकेनिज्म से अपॉइंट होते हैं। एंड उसके बाद 2 और डायरेक्टर आएंगे अपने पास, वुमन डायरेक्टर एंड रेसिडेंट डायरेक्टर। ओके, जिनके सेक्शन पे ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बेसिक है, बिकॉज ये सेक्शन 149(1) में से ही जाते हैं। एक है 149(1) का और एक प्रोवाइजो है उसका। तो ये 2 है रेसिडेंट एंड वुमन। एंड लास्ट 2 अपने लिए है, क्या हम लोग डायरेक्टर को अलग से वोट करना चाहिए या बहुत सारे डायरेक्टर को एक साथ में वोट करना चाहिए, और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आपका मैकेनिज्म स्टार्टिंग का एक 15-20 मिनट जो भी मैकेनिज्म रहेगा, आपने ये ध्यान रखना है, ये रटना चाहिए आपने। ये रटना क्यों चाहिए मैं बता रहा हूं। ओके, ये आप पे
मेरा हमेशा मैकेनिज्म रहा, अगर आप मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछते हो, अगर आपने मेरे को कभी क्वेरी पूछी, ओके, डेफिनेटली पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब एकदम क्लियरली ध्यान रखो, मैं जब कुछ चीजें रिकॉल करता हूं ना तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें रहती है, जिसकी वजह से सब चीजें रिकॉल होती है। ओके, मतलब जब भी अगर आपने बोला सर ये सेक्शन का पॉइंट, ये सेक्शन का पॉइंट क्या एक्सप्लेनेशन है, तो मेरे को पहले स्कोप याद आना चाहिए। तो जब आपको पूरा स्कोप याद आएगा, यानी हाँ भाई अच्छा इसमें इतने इतने पॉइंट्स है, इसके बाद इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है वो अपन आगे पढ़ते जाएंगे, अगर ये स्कोप याद आते गया तो चीजें आसान होगी। तो इसको पहले दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, ये स्कोप कैसे रहेगा। तो ये दूसरा सेट होगा जो आपके अपॉइंटमेंट टाइप्स के होंगे, और तीसरा सेट जो आपके पास होगा दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब डायरेक्टर जो अपॉइंट किए हैं अब उनका साइकिल एंड हो रहा है, या उनको निकाला जा रहा है, या वो खुद छोड़ के जा रहे हैं, आइदर ऑफ इट। मल्टीपल मैकेनिज्म्स है जिसके अंदर 4 मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे, 5वां है लेकिन वहां पर लिखा नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लिखा हुआ और लेटर ऑन आपको समझ में आ जाएगा। 4 चीजें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वैकेशन है, उसके बाद रेजिग्नेशन है एंड रिमूवल है। 4 चीजें याद रखना, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब एक दो तीन छोटी मोटी चीजें और इन लोग ने कवर की हुई है, जिसके अंदर पहली चीज जो आपको बता रहे हैं ये लोग, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। उसके साथ में ये लोग बोल रहे हैं डिन नंबर, अगर आपको मालूम होगा डिन आज के डेट में डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, बिना डिन के डायरेक्टर बन नहीं सकता। ओके, डिन की रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ में रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर मेंटेन किया जाता है, और इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, ये चीजें अपने को इस चैप्टर में कवर करनी है। चैप्टर 1 इज अगेन स्टैंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी लॉ में अगर मैं बताऊं, चैप्टर 1 2 3 ये सबसे बड़े चैप्टर है। वंस दिस 3 चैप्टर्स कंप्लीटेड जो डायरेक्टर के हैं, तो आपका कंपनी लॉ वैसे ही मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी बाकी बैलेंस चैप्टर है, यानी बाकी बैलेंस चैप्टर अगर बात करें तो 12 till 12 चैप्टर अपने पास है कंपनी लॉ में। 12 चैप्टर में से 3 चैप्टर खत्म होने के बाद जितना ये 3 चैप्टर को टाइम गया उससे कम टाइम बाकी बैलेंस चैप्टर को जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेन कंटेंट आपको ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1/3 ऑफ पोर्शन यानी 1/3 ऑफ मार्क्स ये 3 चैप्टर में से आ जाते हैं। तो अपने को सबसे तोड़ ध्यान रखना होगा। और अगर अपन पिछला आइटम देखें, पिछले आइटम में मैं 2 आइटम की बात करूंगा, नवंबर दिसंबर 2020 और जैन 20 के पेपर्स, 21 के पेपर्स, ये 2 अटेम्प्ट, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाज इंसर्टेड, जहां पर एमसीक्यू के क्या क्वेश्चन थे जो अपने को स्टूडेंट से मालूम पड़े, क्योंकि डायरेक्टली तो अभी तो डेटाबेस देते नहीं है इंस्टीट्यूट, जो स्टूडेंट से मालूम पड़े, और जो क्वेश्चन पेपर देखा थियोरेटिकल क्वेश्चन पेपर, दोनों में अपने को एक चीज समझ में आई कि यहां पर ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहां पर आप ये दिमाग में क्लियर रख लीजिए कि अगर आप ऐसे सोच रहे नहीं भाई अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, बताइए मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन आने से रहा, ये सब इंटर के लेवल तक ठीक है, अभी अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चार्ट अभी समझा होगा, ये चार्ट वापस अपन जैसे जैसे लेक्चर रहेगा उसको मैं रिवाइज कराते रहूंगा, बस ये इसको याद रखिए, चार्ट एकदम तोड़ जाना चाहिए आपके दिमाग में मालिक। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं। फर्स्ट टू स्टार्ट विथ इज बेसिकली आपका सबसे पहला सेक्शन जो जाएगा, ओके, वो जाएगा आपका 149 सबसेक्शन 1। ये आपका सबसे पहला बेसिक सेक्शन है, जहां पर ये लोग बताते हैं एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने जरूरी है। यानी दिस विल बी शोइंग 2 थिंग्स, वन विल बी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड वन विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। But before that, I need to emphasize one statement of this section 149(1) that only individuals can be a director. यानी यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी या एसोसिएशन ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। एंड लॉजिक सिंपल है यार, अगर आप कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर बनाते हो, डायरेक्टर स्टैंड्स विद ए गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा कंपनी चलाने का हिस्सा है। अगर आपने बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर बना दिया, भाई कंपनी को डायरेक्टर बना दिया, कल अगर कुछ इश्यूज आए, कल कुछ लाइबिलिटीज आई, ओके, वो बॉडी कॉर्पोरेट पे डालना या इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी डालना इज ए बिग चैलेंज। Therefore, section is very clear, only individuals can be director. तो इसी पर ये तो बेसिक पॉइंट था जो मैं आपको समझा रहा था कि इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर हो सकते हैं। अब अपने लिए 2 क्राइटेरिया इसके अंदर, एक है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। पहले बात करते हैं मिनिमम सेक्शन क्लियर कट बता रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने 3 कैटेगरी ऑफ कंपनी में 3 तरह से चाहिए, एक ओपीसी होगा, एक प्राइवेट कंपनी होगी और एक पब्लिक कंपनी होगी। ओपीसी में आपको 1 डायरेक्टर होना जरूरी है, प्राइवेट में मिनिमम 2 होना चाहिए और पब्लिक में मिनिमम 3। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैं मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप क्लियर रहना, ये आईपीसी का सिलेबस था, आपको मिनिमम मेंबर्स क्या चाहिए वो सारा कैटेगरी आईपीसी में गया, अब यहां पर वो हेडेक मत करना। एंड मेंबर से आप दूर चले जाइए,
मेंबर की कहानी अभी अपने को सीए फाइनल में हेडेक नहीं है, एक्सेप्ट खाली अपने को कुछ जगह स्पेशल नोटिस या ऑर्डिनरी नोटिस के डिस्कशन में आएगा तब अपन डिस्कशन करेंगे। बाकी आपको यह ध्यान रखना है भाई, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब कौन? जो कंपनी चलाने वाले हैं, जिनको हम अपॉइंट करने वाले ताकि हमारे बिहाफ पे ओके इस कंपनी चला सके। तो ये लोग बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए? ओपीसी में कितना चाहिए? 1, प्राइवेट में कितना चाहिए? 2 और पब्लिक में कितना चाहिए? 3। ओके, ये है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। सर क्या मैक्सिमम पे स्लैब लगाया हुआ है? कंपनी लॉ बोलता है आंसर इज यस। मैक्सिमम बोलते हैं कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक आप रखिए। क्या बोला इन लोग ने? कितने डायरेक्टर रख सकते हैं? 15। भाई आप ओपीसी हो, आप प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है, आप मैक्सिमम 15 रखिए। एंड लॉजिकली स्पीकिंग इज वेरी क्लियर, व्हाई वे दे रिक्वायर 15 डायरेक्टर्स। रीजन सिंपल, ओके कितने भी डायरेक्टर रखोगे तो लेट डायरेक्टर, मतलब ऐसा ना हो जाए कि भाई यार कंपनी यार मल्टीपल शेयर होल्डर्स जैसे काम हो रहा है वैसे डायरेक्टर्स भी मल्टीपल हो जाए। तो लेट देयर बी ए फंक्शनिंग चैनल और फंक्शनिंग बोर्ड विच शुड बी ए रेस्ट्रिक्टेड वन। लेकिन व्हाट अबाउट रिलायंस, व्हाट अबाउट टाटा, इतनी बड़ी कंपनी और खाली 15 डायरेक्टर। अरे यार हमारे पास तो उधर मार्केटिंग का डायरेक्टर हेड होता है, ओके भाई एचआर का हेड होगा वो डायरेक्टर होगा, ओके प्रोडक्शन का हेड होगा वो डायरेक्टर होगा, सॉफ्टवेयर का हेड होगा वो डायरेक्टर होगा। ऐसे करके तो 15 निकल जाएंगे भाई। भाई जो टाटा वाले हेड है या वो है, तो इसीलिए यहां पर एक प्रोवाइजो दिया है। एंड आई डू थिंक यू आर अवेयर, कभी भी कोई सेक्शन को प्रोवाइजो दिया, प्रोवाइजो मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब इस केसेस में अगर आपको 15 के ऊपर जाना है तो आपको कंपनी में क्या पास करना होगा? एसआर। एसआर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके मैं कुछ पॉइंट के बाद मैं आपको एक बेसिक लेके जाऊंगा कि भाई इस एसआर ओआर ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, भले ही आईपीसी में पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक पॉइंट पे बताऊंगा कि भाई स्पेशल नोटिस क्या होता है, नोटिस क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है। वैसे आपको ऑल टुगेदर बेसिक पता ही होगा, लेकिन उसके क्राइटेरियाज याद रखने जरूरी है, तो वो अपन उस टाइम पे जाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, स्पेशल रिजोल्यूशन और ओआर में आपका क्या फर्क है? ओआर क्या है भाई मालिक, आपको याद होगा? ओआर 51% और एसआर क्या होता है? 2/3 वाला लॉजिक आता है, मतलब 75% नहीं बोलते अपन, उसमें 2/3 बोलते हैं। लेकिन वोटिंग में एक चीज क्लियर होती है, देयर में भी एग्जांपल 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स में से 10 जन वोट नहीं करते, 10 जन वोट नहीं करते, दे एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। ओके बाकी खाली 90 करते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो 51 कैलकुलेट करेंगे या 2/3 कैलकुलेट करेंगे वो कितने में से करेंगे? 90 में से। इट विल नॉट बी फ्रॉम 100। ओके द पर्सन हु डू नॉट वोट, ओके इट मींस दे आर ओके विथ हाँ भी और ना भी, तो उनका वोट ओके दैट डज नॉट काउंट इनटू दैट काउंटिंग क्राइटेरिया। तो आप 100 का 51% या 100 का 2/3 ये नहीं किया जाता, इट इज ओनली ऑन 90। और 90 में भी वैलिड वोट्स होने जरूरी है। वैलिड वोट्स क्या होते हैं वो अपन डिस्कशन करेंगे। वैलिड वोट्स मतलब कहीं पर भी आपने कुछ मेरे ख्याल से अभी एग्जामिनेशन में आपको ऐसे सुनने में आ रहा होगा कि किसी का एग्जामिनेशन पेपर या रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है, ऐसा सुना है क्या कोई फ्रेंड का? ऐसे मेरे पास 3-4 केसेस है इस अटेम्प्ट के ही है जहां पर रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है। रिजल्ट को होल्ड करने का मेन कारण क्या हुआ? ओके देयर मे बी समथिंग व्हिच इज नॉट वैलिड। ओके एग्जांपल रोल नंबर जो एडिशनल आपने आंसर शीट ली है, रोल नंबर लिखना था एक जगह पे, आपने कहीं दूसरी जगह लिख दिया, आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाता है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज व्हाट आल्सो हैपेंस इन वोटिंग। वोटिंग में आपको बोला हुआ है आपने टिक इधर ही करना है, लेकिन आपने उधर के साथ में और एक जगह कर दिया, यानी 2 टिक कर दिए, या मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म में हो रहा है तो 2 बार हो गया, कुछ प्रेसिंग पॉइंट हो गया, कुछ प्लस माइनस हो गया, तो आइदर ऑफ इट। तो ये दिमाग में रख लेना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीनों चीजें अपने को ध्यान रखनी होगी मालिक। एक सेकंड मालिक, ये तीनों चीजें अपने को ध्यान रखनी होगी। ओके पहला मिनिमम और मैक्सिमम। ओके तो मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिमिट दी हुई है कंपनी एक्ट में? आंसर इज यस। एमसीक्यू के बेस में एकदम बेसिक एमसीक्यू है, ये आपके मॉड्यूल का एमसीक्यू है। मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, आंसर इज यस। कितनी दी हुई है? 15। क्या 15 के ऊपर हो ही नहीं सकते? हो सकते हैं, लेकिन क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है पहले ये समझने को करो। और मैं वापस बोल रहा हूं, पहला आज का जो पहला बेसिक जो मैंने चार्ट बताया ना, ये सब अच्छे से करना, तो मैं कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में मैं एम्फसाइज कर सकता हूं। नहीं तो मेरा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर समझाऊंगा। देखो अपने पास क्रैश कोर्स है तो अपन डायरेक्ट रिफर नहीं कर पा रहे, नहीं तो डायरेक्ट रिफर कर दिया ना तो आपका क्वेश्चन या डाउट आना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा वो फाइनल होगा। डायरेक्ट होता तो मैं आपको बोलता देख ले भाई उधर ही फाइनल है, वो वही बता रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर अपने पास वो नहीं है, इसीलिए मेरे को थोड़ी चीजें क्लियर करनी होगी तो अपन कंक्लूड कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या 15 के ऊपर हो सकता है? यस। तो 15 के ऊपर के लिए क्या चाहिए? ओके 15 के ऊपर चाहिए, प्रोवाइजो दिया हुआ है, पर क्या चाहिए? एसआर चाहिए। अब एसआर चाहिए मतलब क्या है ये समझ लो। ओके एग्जांपल, मेरे डायरेक्टर 14 डायरेक्टर मेरे बोर्ड पे है अभी, और मैं एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं। ओके मैं एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है? यस। ओके कैसे पॉसिबल होगा? बाय पासिंग ओआर, यानी जो 15वां डायरेक्टर है वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा? बाय ओनली पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर मेरे बोर्ड पे ऑलरेडी 15 डायरेक्टर है और मुझे और एक अपॉइंट करना है, उसको अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए?
SR, ये पॉइंट ध्यान में रखना। वी रिक्वायर एन SR टू अपॉइंट ऑन हिम, मतलब दैट पर्सन ऑन द बोर्ड वंस वी क्रॉस 15, यानी 15 के पहले जो अपॉइंटमेंट करने वो OR, ये ध्यान रखना। 15 के पहले जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो OR होगा, 15 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो SR होगा। ओके, कैन आर्टिकल लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बिलो 15 ऑल्सो? आंसर इज यस। ओके, लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि तुम मुझे ओवरराइड मत करो, तुम मुझे ओवरराइड मत करो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि 15 के ऊपर रहा तो SR नहीं लगेगा, OR ही लगेगा। नहीं, लॉ ने बोला 15 के ऊपर SR चाहिए ना, तो लॉ ने बोला 15 के ऊपर SR चाहिए तो SR ही लगेगा। ये दिमाग में क्लियर रखिए। ओके, आप नहीं बोल सकते उसके लिए OR है, लेकिन आप बोलना चाहते हो कि 10 ही डायरेक्टर होने चाहिए मैक्सिमम, चलेगा। ओके, ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करो। लॉ को ओवरराइड नहीं करोगे, लॉ के जो लॉ के बीनीथ या लॉ के अंदर जो जो चीजें करनी है आप कर सकते हो। तो यहां पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि हमारे सिर्फ अपना कंपनी का AOA बोलता है हमारे सिर्फ 10 डायरेक्टर होने चाहिए मैक्सिमम, ओके, क्या ऐसा प्रोविजन चल सकता है क्या कंपनी में? आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है 10 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी 10 डायरेक्टर पैनल पे है और अब अचानक कोई स्पेशलिस्ट डायरेक्टर मुझे अपॉइंट करना है, क्योंकि हम लोग न्यू कोर एरिया में जा रहे हैं या न्यू प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं और मुझे लग रहा है और एक प्रोडक्शन डायरेक्टर बनना चाहिए एक। ओके, अब मुझे और एक अपॉइंट करना है। अब मेरे को बताओ वो एक डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा? ये आपने आंसर क्लियर रखना चाहिए। यहां पर आपको सबसे पहले किसको अमेंड करना पड़ेगा? AOA को। तो आपका पहला इसमें आंसर आएगा, डायरेक्टली आपने बोलोगे एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, सबसे पहले बोलोगे AOA को मॉडिफाई करो, और ये AOA मॉडिफाई किससे होता है? SR से। ये ध्यान रखना, आपका आंसर ऐसा रहेगा, पहले AOA मॉडिफाई करो SR से, इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 11 एंड देन अपॉइंट दिस डायरेक्टर बाय पासिंग OR। दिस शुड बी योर आंसर। और अगर यही नंबर चेंज करता हूं और मैं बोलता हूं AOA ने बोला 14 डायरेक्टर होने चाहिए, 14 डायरेक्टर्स होने चाहिए, AOA ने बोला 14 डायरेक्टर होने चाहिए। ये देखिए, ये एक एग्जांपल हो गया मालिक। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके जा रहा हूं। AOA ने बोला 14 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 14 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, और हमको अब ऑलरेडी 14 पैनल पे है, 14 पैनल पे है, और अब मुझे 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। अब मेरे को बताओ क्या करूं मैं? सबसे पहले AOA पास होगा, AOA को मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई कैसे होगा मालिक? SR। उसके अंदर अपन लोग क्या डालेंगे? अभी कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 16 डायरेक्टर होंगे, क्योंकि मेरे को कितने अपॉइंट करने? न्यू 2। अब मेरे को बताओ नेक्स्ट 2 डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे? एक होगा OR से, एक होगा SR से। भारत माता की जय। इज दैट पॉइंट क्लियर? बिकॉज 15 के ऊपर जाने के लिए, 15 के ऊपर गया तो मेरे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? SR से। 15 के नीचे रहे तो मेरे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? OR से। बस ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये ध्यान में रखना कि कैसे ये होगा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है अपने लिए। ओके, MCQ में आए या नहीं आए, वट एवर इट में बी, लेकिन ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? कुछ डाउट? यस, ये पहला SR वाज ओनली फॉर आर्टिकल्स का अमेंडमेंट। आप 2 SR साथ में नहीं पास कर पाओगे अनलेस अंटिल दोनों साइड बाय साइड हो। ओके, ये अपन एक बाद में देखेंगे। ओके, कभी भी अपन कुछ भी चीज एक साथ में पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा? डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने को क्या करना होगा मालिक? AOA को अमेंड करना होगा। तो पहले हाँ बोलो, आप AOA को अमेंड करेंगे नहीं। अगर आपने ना बोल दिया तो उधर ही खत्म होगा। तो आप 2 अपॉइंटमेंट साथ में नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए सबसे पहले आप हाँ बोलो, AOA को अमेंड करेंगे। आप सब हाथ उठाओ। ओके, हाथ उठे, AOA अमेंड। AOA बोलता भाई 16 डायरेक्टर होंगे। ठीक है, अब अगला डायरेक्टर आइए भाई, आप बोलो हाँ हाँ या ना। तो आप सब लोग बोलते हैं ओके ओके ओके, ये हो। पर वो पहले वाला डायरेक्टर जो होगा वो OR से होगा, क्योंकि 15 तक है, और 15 के ऊपर रहा तो वो SR से होगा। तो आपका प्रोसीजर ये रहेगा, प्रोसीजर। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एकदम क्लियर कट। जब अपन कोर्ट में केस करते हैं, कोर्ट में केस किस चीज का करते हैं अपन? लॉ फॉलो नहीं किया गया इसका करते हैं। इसका मतलब क्या है? लॉ फॉलो नहीं किया गया मतलब प्रोसीजर। कोर्ट विल ओनली एक्सेप्ट एवरी कॉग्निजेंस, यानी कॉग्निजेंस मतलब वो रिकॉर्ड करेंगे, ओनली प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड। दे डोंट टेक एनी इमोशनल कंसर्न। ओके, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल अभी वो क्लियर कर दूं कि एग्जांपल, मेरे को एक डायरेक्टर को निकालना है। ओके, अपने इसमें यश डायरेक्टर बोर्ड पे, मेरे को यश को निकालना है। मैं मेंबर हूं, मेंबर निकाल सकता है? आंसर इज यस। 169 है, आपको मैंने बताया था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर केस में 169 सेक्शन मिल रहा है आपको। ओके, मेरे को निकालना है यश को, आंसर इज यस, निकाल सकते हैं। 169 फॉलो करो, निकालो। यश का कोई रीजन ही नहीं था निकालने का, बस मेरे को यश पसंद नहीं है, मेरे को यश बोर्ड पे पसंद ही नहीं है। ओके, अब यश कोर्ट में जाता है, बोलता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी अमित मुझे निकाल रहा है, अमित एज ए मेंबर निकाल रहा है। कोर्ट ये नहीं बोलेगी यश तूने किया क्या नहीं किया, वो बोलेगी अमित ने 169 फॉलो किया क्या। अगर आंसर हाँ है, देयर इज नो क्वेश्चन, खत्म। तो याद रखना, यहां पर अपन सिर्फ और सिर्फ, आप प्लीज याद रखो, इमोशन को पिक्चर में नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए।
प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, ओके, नथिंग कैन बी डन, मतलब वो फिर आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा और कंपनी लॉ केस में वायलेट होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, तो अभी ये दोनों अगर आपको मालूम पड़ गया, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर वापस दे दो फटाफट। एओए क्या लिमिट कर सकता है, 15 को कम कर सकता है वो? आंसर इज यस। ओके, लेकिन याद रखना वो मिनिमम के नीचे नहीं जा सकता। एग्जांपल, हाँ ये भी बता दो, ये पंचायती पॉइंट है, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना चाहिए? 3। ओके, एओए बोलता नहीं हमको 2 ही चाहिए, चलेगा क्या? नहीं, लॉ को ओवरराइड नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चन है 15 के ऊपर डायरेक्टर चल सकते हैं? यस। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर, ये अलग से प्रोवाइजो है, पर एओए रहा तो एओए में रहा तो एओए को मॉडिफाई करोगे और उसके बाद उसमें अपडेट करोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, ये जो प्रोवाइजो है कि 15 के बाद एसआर पास करना होगा, ये 2 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, 2 कंपनी कौन सी होगी? सबसे पहली एक कंपनी होगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 8 कंपनीज, और दूसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। दोनों कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि भाई ये दोनों एग्जम्प्ट है। किससे एग्जम्प्ट है? वापस मैं बता रहा हूं, सेक्शन से एग्जम्प्ट नहीं है, प्रोवाइजो से एग्जम्प्ट है। यानी प्रोवाइजो से एग्जम्प्ट है मतलब क्या एग्जम्प्ट होगा इनके लिए? एसआर। यानी वो 15 के बाद भी जो डायरेक्टर होंगे वो कैसे पास करेंगे? ओआर से। क्वेश्चन ध्यान रख के पढ़ के फिर जाना। अगर सेक्शन 8 कंपनी बोला है तो अगर 17वां डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? ओआर से। एंड लॉजिक इज सिंपल यार, लेट द पब्लिक बी मोर चैरिटेबल। चैरिटेबल यार, जितना अभी तुम उसमें भी रेस्ट्रिक्शन रखोगे तो चैरिटेबल वैसे भी उसमें कोई अपने को, अरे डायरेक्टर को उसमें कोई रेम्युनरेशन बहुत बड़ा नहीं मिलता। प्रॉफिट कंपनी में डायरेक्टर को बहुत रेम्युनरेशन मिलता है, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में रेम्युनरेशन वैसे ही कम रहता है, तो डायरेक्टर फिर मोटिवेट ही नहीं होगा उधर जाने के लिए। ओके, एंड गवर्नमेंट कंपनी यार बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, अपन गवर्नमेंट के बारे में क्या बताया, अभी तो अपने को सब कुछ पता है गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। सो नेवरदलेस, ओके, तो चीजें क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको क्लियर मालिक। तो पहला पॉइंट, हु कैन बी डायरेक्टर? ओनली इंडिविजुअल। एंड हाउ मेनी कैन बी डायरेक्टर? मिनिमम 1 2 3, मैक्सिमम 15। 15 के ऊपर रहा तो एसआर चाहिए, लेकिन एसआर इज नॉट एप्लीकेबल टू 2 जन को एप्लीकेबल नहीं है। एसआर किसको एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ये क्लियर है मालिक? और एओ का मैंने आपको समझा दिया। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर ही डाला हुआ है जो अपने इंस्टीट्यूट ने एक बार पूछा हुआ है। ओके, इन न्यू सिलेबस एज सच, ओल्ड सिलेबस में नहीं आया, मैंने देखा है उसको, न्यू सिलेबस में वो एक बार पूछा हुआ है। व्हाट इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स गो बिलो मिनिमम? मैक्सिमम के ऊपर तो अपने को समझ में आ गया, मैक्सिमम के ऊपर अपन क्या करने वाले वो तो समझ में आ चुका है, मिनिमम के नीचे गया है तो क्या होगा? तो यहां पर 3 केसेस बनते हैं और तीनों केसेस आपने ध्यान रखना है। अभी तो पहले इसमें ही हो, लेकिन 3 केसेस क्या बनते हैं? तो 3 केसेस क्या बनते हैं? मैं क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं? अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉल बिलो, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉल बिलो मिनिमम, फॉल बिलो मिनिमम, फॉल बिलो मिनिमम। अब इसमें 3 केसेस क्या बनते हैं? मिनिमम के नीचे गया, मिनिमम के नीचे गया मालिका, मिनिमम के नीचे गया, मिनिमम के नीचे गया, मिनिमम के नीचे गया, बट कोरम कैन बी फॉर्म्ड। एनी आइडिया कोरम? कोरम क्या होता है? कोरम अपने को ऑलरेडी चैप्टर 2 में कवर होगा। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट द मीटिंग। अगर मुझे कोई मीटिंग करनी है तो वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है मैं अकेला आ गया मीटिंग में, मैं अकेला प्रेजेंट एंड डिसीजन ले लेगा, तो कोरम डिफाइन किया जाएगा। एंड व्हाट इज अ कोरम विल डिस्कस इन चैप्टर 2। देयर इज अ क्राइटेरिया दैट मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस शुड बी देयर एंड इट इज ऑलवेज अ 2/3 का कॉन्सेप्ट, एंड उसमें भी कंसेशनल कोरम एंड अदर थिंग्स है, वो देखेंगे। बट कोरम है, मिनिमम के नीचे गया है लेकिन कोरम है। एग्जांपल, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए अपने को? 3। ओके, एक छोड़ के चला गया तो कितने बचे? 2। कोरम है 3 में से, अगर 3 ही डायरेक्टर थे तो 2/3 ऑफ 3 क्या हुआ? 2। तो 2 है, यानी कोरम फॉर्म हो रहा है, कोरम हो रहा है। इस केस में ये लोग बोलते हैं अगर कोरम है, कोरम इज देयर, तो इस केस में आप क्या करोगे? बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड मीटिंग करो, अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर। अब न्यू डायरेक्टर कौन सा हो सकता है वो आपको अगले लेक्चर में ही समझेगा, अभी के लेक्चर में नहीं समझेगा। इट कैन बी एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ थिंग, जो भी है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर आप अपॉइंट करो, लेकिन न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करो एंड गो थ्रू, मतलब मिनिमम को अचीव कर लो। लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, एक कंसर्न ध्यान रखना है, कंसर्न कंडीशन नहीं। ओके, यू कैन नॉट डिस्कस एनी अदर थिंग, ओके, एनी अदर थिंग अदर देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। यानी अगर बोर्ड मीटिंग में कितने मेंबर प्रेजेंट है, मेरे को एग्जांपल बता दो वापस। अपने 3 - 1 हुआ, एक जन की डेथ हो गई या एक जन छोड़ के चला गया, तो कितने बचे? 2। अब 2 जन है, 2 जन मीटिंग कर रहे हैं। ओके, 2 जन मीटिंग में और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ थर्ड। एंड वो जब तीसरा आ जाएगा तब बिजनेस डिसीजन चालू होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, ये हो गया एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये है मिनिमम के नीचे चला गया। ओके, मिनिमम के नीचे चला गया एंड नो कोरम सिचुएशन। मिनिमम के नीचे चला गया और नो कोरम। एग्जांपल, 3 जन थे, 2 जन ने रिजाइन किया, कितना बचा? अभी मेरे को बताओ, कैन दिस बी पॉसिबल? मतलब अभी यहां पर कोरम भी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? जो एक बचा है वापस वो और एक को अपॉइंट करेगा। ओके, और वो दोनों मिलकर तीसरे को करेंगे, वो अकेला 2 को नहीं कर सकता,
तो यहां पर सिचुएशन ऐसी होगी दैट ही विल अपॉइंट द वन मोर, एंड वो दोनों होने के बाद वो तीसरा अपॉइंट करेंगे, और ये एक ऑप्शन है। या दूसरा, ये ईजीएम बुलाएंगे। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। एजीएम तो बनेगा नहीं, एजीएम अगर एजीएम के नजदीक है तो एजीएम, आइदर ऑफ इट। लेकिन ये आइदर बोर्ड मीटिंग, यानी इसके दोनों ऑप्शन कवर कर सकते हो आप, या तो बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो या ईजीएम। लेकिन क्लियर कट मैंने आपको समझाया है कि द नेक्स्ट पर्सन ओके विल अचीव कोरम, पहला विल अचीव कोरम, और उसके बाद ही कुछ दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। पहले कोरम आना चाहिए, और कोरम के बाद वो मिनिमम नंबर क्राइटेरिया हो जाएगा, और उसके बाद ही होगा। जिसका एग्जांपल मैंने क्या दिया, 3 थे, 2 छोड़ के चले गए। पहला जो एक बचा वो क्या करेगा, पहले और एक को अपॉइंट करेगा। वो दो जन को नहीं करेगा, वो और एक को करेगा, और वो दोनों मिलके तीसरे को करेंगे। इस तरह से यानी 2 बोर्ड मीटिंग बनती है। ये प्रोसीजर मैं वापस बोल रहा हूं, देखो इनिशियल लेवल पे मैं शायद बार बार बोलते जाऊंगा ये आपको। प्रोसीजर दिमाग में डालो। प्रोसीजर, अच्छा ये प्रोसीजर, अच्छा ये सीक्वेंस होना चाहिए, आपका आंसर ये दिखना चाहिए। इंस्टीट्यूट को जितना अच्छे से प्रोसीजर दिखेगा उतना आपको बेस्ट मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट मतलब मैंने ऑल टुगेदर फीडबैक, मैंने पेपर्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ बाद में, वो क्या क्या सीन है, कैसे है। प्रोसीजर एम्फसाइज होता है। अब प्रोसीजर आप पूरा एक पेज भर के लिखो या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, डजंट मैटर, but we require a correct procedure, a sequential procedure, what company law says. Is that point clear? तो यहां पर आपको प्रोसीजर आ गया। और तीसरा सिनेरियो है डायरेक्टरलेस कंपनी। डायरेक्टरलेस कंपनी मतलब क्या हुई, कितने जन ने रेजिग्नेशन दे दिया, 3 थे, तीनों के तीनों रिजाइन हो गए, या तीनों के तीनों डेथ हो गई। ओके, डायरेक्टरलेस। इस केस में याद रखना सेक्शन 168(3) पिक्चर में आएगा, जो मैं बाद में बताऊंगा। इस इन केस मतलब यहां पर क्या होगा, जो आपके सब्सक्राइबर्स थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो आपके डायरेक्टर बन जाएंगे, या वो अपॉइंट करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी। दिस इज हाउ द थिंग्स विल हैपन। तो ये हो गया आपका। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर डायरेक्टर मिनिमम के नीचे जाते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तो आपको इसके आंसर 3 फॉर्म में लिखने होंगे। ये आंसर अपने नोट्स में दिए हुए 3 फॉर्म में आपको रखने होंगे, बस उसको एलोबरेट करना होगा। मैंने एलोबरेट नहीं किया, मैंने आपको बस समझा दिया है। तो आप क्योंकि क्रैश कोर्स नोट्स रिफर करोगे तो आपको एलोबरेशन पे ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया हुआ। तो मेरे ख्याल से ये आंसर क्लियर है, इसको एंड कर सकते हैं अभी। कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम मालिक, पक्का? ओके, सो दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया आपका पहला सेट, क्लियर कट होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम क्लियर है, और मिनिमम के नीचे गया तो क्या होगा, मैक्सिमम के ऊपर गया तो क्या होगा, ये कहानी क्लियर कर दिया अपन ने। ओके, अब आते हैं अपना सेकंड पॉइंट, सेक्शन सेकंड। ओके, दैट इज 165। 165 इज अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। देखो लॉजिक सिंपल है, एक जितनी पहले ऐसा था, कंपनीज एक्ट 1956 बोलता था जिस बनना है बनना, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचो ना, अगर मैं यार मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर बनता हूं तो मेरा फोकस हट जाता है, कितना भी रहा। तो देखो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो रेदर देन ओके आई डू थिंक यू विल प्रिफर ऑलवेज मास्टर रेदर देन जैक ऑफ ऑल। तो इसीलिए यही कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, और ये बोलते कि यार कंपनी ए में बना है, कंपनी बी में बना है, कंपनी सी में बना है, कंपनी डी में बना है। अरे इतनी कंपनी में फिर तू यार ये कंपनी का ध्यान नहीं रख पाता, ये कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपलसरी मीटिंग अटेंड भी करनी है अपने को, बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करनी है, कंपनी की मीटिंग भी अटेंड करनी है। ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शंस न्यूली इंसर्टेड है। 1956 में ये रेस्ट्रिक्शन ज्यादा इंपैक्टेड नहीं थे, 2013 में ये सबसे इंपैक्टेड है। और मैं बता रहा हूं इसका इंपैक्ट इतना है कि इसमें लास्ट 3 अटेम्प्ट मतलब 3 साल से इसमें अमेंडमेंट आ रहा है। ये इतना इंपैक्टेड सेक्शन है, तो आप इमेजिन करोगे। और इवन 2020 कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 में भी अमेंड किया है, लेकिन उसका अभी तक डेट नोटिफाई नहीं किया, क्योंकि कोविड का सिचुएशन आ गया। तो लास्ट ईयर जो अक्टूबर का सेशन बैठा था, सितंबर अक्टूबर के सेशन में अमेंडमेंट आया है, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया, मतलब डेट नोटिफाई नहीं किया है। तो यूजुअली ये भी आपको ऐसा मिलेगा कि देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स व्हिच आर अमेंडेड बट द डेट इज येट टू बी नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स बोलता है कि भाई ये अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल इसकी पेनल्टी का एग्जांपल बता रहा हूं, 5,000 की पेनल्टी अगर ये वायलेट हुआ तो अब इन्होंने अमेंड ये किया है कि 5,000 की जगह 2,000 की पेनल्टी होगी, और मैक्सिमम ओके विल बी 2 लाख। पहले था 5,000 पेनल्टी, ओके नो मैक्सिमम मतलब करोड़ों में भी आ सकती है। ओके, तो अमेंडमेंट एक्ट ने 2020 ने बोला है कि 2,000 पेनल्टी होगी और मैक्सिमम 2 लाख होगी, ये पेनल्टी डिफाइन की है, लेकिन उन्होंने डेट नोटिफाई नहीं की है। इसका मतलब वो अपने को एप्लीकेबल नहीं है। तो जब तक डेट नोटिफाई नहीं आती, मैं खाली आपको अपडेट करके रख रहा हूं, ताकि कहीं पर आपको पढ़ने में कुछ आए तो मेक इट श्योर जो अपने को एप्लीकेबल है ना वही यूज करना चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन कहां से मालूम पड़ता है अपने को एप्लीकेबल है कि नहीं, आरटीपीस, क्योंकि देयर में बी थाउजेंड्स ऑफ अमेंडमेंट। मतलब इवन नवंबर 20 के अटेम्प्ट में अपने पास आईबीसी में टोटल 77 अमेंडमेंट्स थे, 77 ना, लेकिन आरटीपी ने खाली 16 अमेंडमेंट दिए। तो यू कांट स्टडी ऑल अमेंडमेंट एंड यू नीड टू गो अहेड। तो अपने को खाली वो अमेंडमेंट पढ़ने जो अपनी इंस्टीट्यूट चाहती है कि इट शुड बी रिलेवेंट फॉर यू एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर यू। एग्जांपल आप कारों में देख रहे हो कितना बड़ा डिस्प्यूट हुआ, मतलब कारों का चल रहा है कैसा है,
तो पहले 2020, फिर बाद में बोलते हैं नहीं 2016, फिर वापस 2020 बोला, फिर वापस 2016। ये डिपेंड मल्टीपल चीज़ों पे। तो जब तक आरटीपी नहीं आता ना, तो कुछ कुछ ऐसे हो सकता है अपन लेक्चर कर रहे हैं और आरटीपी आने के बाद एक दो चीज़ें अपने को प्लस माइनस हो, यानी अपन ने पढ़ लिया है, मतलब मॉड्यूल में दे दिया उन्होंने, मॉड्यूल में दे दिया है, वो मैंने ले लिया है, और बाद में आरटीपी बोले नहीं नहीं ये नहीं पढ़ना था, पुराना पढ़ना था। तो इट मे हैपन लाइक दिस ऑल्सो। तो अपने को जैसे आरटीपी आएगी वो अपने को मालूम पड़ जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में क्या बोला हुआ है, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। कितनी कंपनी में? 20। 21 होते ही ओके सबसे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा आपको कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, मतलब थर्ड सेशन में। सेकंड सेशन में नहीं होगा, सेकंड सेशन में अपन टाइप्स के ऊपर रहेंगे। थर्ड सेशन जो थर्ड वाला चार्ट पॉइंट है ना, उसमें पढ़ेंगे डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई मतलब तू सारी कंपनी से हाथ धो बैठेगा, यानी तू 21st अपॉइंटमेंट जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ओके तुझे 20 जो पहले की ऑलरेडी है वो प्लस 21 सब छोड़ना पड़ेगा। वेकेशन इमीडिएटली हो जाएगा। तो सबसे वर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी वर्स्ट पॉइंट होगी पेनल्टीज, जो अभी के लिए अपने लिए एप्लीकेबल क्या है, 5000 पर डे टिल द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। जब तक तू डिफॉल्ट कंटिन्यू करेगा तो ये 5000 इट कैन गो, मतलब अनशन जा सकता है। और ये सब DIR बेसिस जो रिटर्न भरते हैं उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर ऐसा कैसे होगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सर मैं तो बन जाता हूं, मां कसम देखेंगे ना, कैसे मालूम पड़ेगा? इट इज बेस्ड ऑन DIR2 एंड DIR12। DIR12 को ये रिकंसाइल करते हैं सिस्टम में। तो DIR12 जैसे ही रिकंसाइल होता है तो उसके बाद इनको आइडेंटिफाई होता है। जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ, देखो जब तक चोर चोरी करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता तब तक ऐसा है, तो वो कंसेप्ट DIR12 से माना जाता है। DIR12 से वो रिकंसाइल करते हैं ना, उसके बाद पकड़ते हैं। तो DIR12 क्या है वो अपने पास अगला ही क्वेश्चन है, बट उसके पहले ओके एक डायरेक्टर कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप ले सकता है? मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, याद रखना मैक्सिमम डायरेक्टरशिप विल बी 20 कंपनीज। और इसमें और एक रेस्ट्रिक्शन है, एंड आउट ऑफ द 20 कंपनीज इट शुड बी 10 पब्लिक कंपनी, और इट कैन बी ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये समझ में आया? ओके यानी अब मेरे को बताओ एक डायरेक्टर मैक्सिमम पब्लिक कंपनी, कितनी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम पब्लिक कंपनी 10 और प्राइवेट कंपनी 20। ओके 20, बट ये टोटल 30 नहीं हुआ, 10 इज आउट ऑफ 20। तो अगर मैं स्क्रीन पे देखिए, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ये एग्जांपल आपको समझने के लिए बस है। ओके 8 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हूं, 8 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हूं एंड 12 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हूं। चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रहा बे? हाँ या ना? हाँ बस 8 पब्लिक कंपनी और 12 प्राइवेट कंपनी। ओके 10 पब्लिक 12 प्राइवेट। चलेगा? नहीं चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? 20 के ऊपर चला गया तो यहां पर मैं ऑल टुगेदर सेक्शन, ये सेक्शन का वायलेशन हो चुका है और उसकी वजह से बहुत सारे सेक्शन ट्रिगर हो जाएंगे। ओके और उसके बाद और एक ऑप्शन बताता हूं, 12 पब्लिक कंपनी एंड 5 प्राइवेट कंपनी। चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? 17 ही तो हुए, 17 ही तो हुए, लेकिन 12 का वायलेशन हुआ। तो यहां पर मैक्सिमम कितना चाहिए था? 10 चाहिए था। तो ये भी नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ दिस वायलेशन। यहां पर ये वायलेशन हुआ और इन दो, इस पहले वाले में कोई वायलेशन नहीं हुआ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन 165। कौन सा सेक्शन है मालिक? 165। ये पहले 2-3 सेक्शन, पहला बेसिक में सेक्शन नंबर याद भी नहीं रखे तो मेरे को कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा इंपैक्टेड नहीं रहता अपने लिए, बट टू द एक्सटेंट दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर इज। ओके दिस इज अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओके यहां पर वापस अपने को एक प्रोवाइजो, रेदर देन प्रोवाइजो बोलूंगा, रेदर देन रूल्स में अमेंड किए है कि डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी ये 20 के लिमिट्स में नहीं आएंगे। क्या बोला मैंने? कौन सी कंपनी लिमिट में नहीं आएंगे? डोरमेंट एंड सेक्शन 8। लॉजिक सिंपल है यार। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को एक ऑप्शन है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चुनना है और सेक्शन 8 चुनना है तो मैं कौन सा प्रीफर करूंगा? अगर लिमिट डाल दी है तो मैं कौन सा सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मेरे को उधर से रेम्युनरेशन मिलते जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी यार चैरिटी बाद में देखेंगे यार, उम्र हो जाएगी जब देखेंगे चैरिटी। इधर तो एक तो लिमिट डाल रहे हो तुम 20 की, तो इसीलिए लोग बोलते हैं अगर लिमिट डाल दिया तो सेक्शन 8 में कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा। तो सेक्शन 8 कंपनी जितनी कंपनी में बनना चाहते बनिए। और उसका दूसरा रीजन क्या है? सेक्शन 8 में बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होते। अब समझिए, तो उधर आपका ध्यान रखना या आपका ध्यान देना जरूरत नहीं है बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉट देयर। सेम लॉजिक इज विद डोरमेंट कंपनी। देखो चैरिटेबल कंपनी, चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सिर्फ वो एक एरिया, कोर एरिया में काम करेगी एज ए चैरिटी, एंड डोरमेंट कंपनी इज ऑलमोस्ट ओके नॉन फंक्शनिंग, कंप्लीटली नॉन फंक्शन नहीं रहता लेकिन उनके काम बहुत कम रहते हैं। अपन देखेंगे सेक्शन 450 है डोरमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे, 400 का पॉइंट रहेगा उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन लॉजिकली है दोनों कंपनी इस लिमिट से एक्सक्लूडेड है और ये रूल्स ने लाया है। रूल्स मतलब सीजी ने बाद में बोला है ओके सेक्शन आने के बाद। तो दो कंपनी को कौन सी निकालोगे मालिक? सेक्शन 8 एंड
डॉर्मेंट, ये दो कंपनी इस लिमिट में नहीं आती, इस लिमिट में नहीं आती। तो अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ओके, मैंने ये बताया 10 पब्लिक कंपनी, ओके, 12 प्राइवेट कंपनी और 12 में से 2 सेक्शन 8 कंपनी है। 12 में से जो 2 प्राइवेट कंपनी, ये देखो एक और एक पता नहीं है आपका क्लैरिटी कितना है उस पर। जब मैं सेक्शन 8 कंपनी बोलता हूं, सेक्शन 8 कंपनी कैन बी पब्लिक ऑल्सो, प्राइवेट ऑल्सो। सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। सेक्शन 8 क्यों बोला जाता है सेक्शन 8? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है। बट सेक्शन 8 इज ए कैटेगराइजेशन ऑफ प्राइवेट और पब्लिक ओनली। इवन गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ए पब्लिक कंपनी कॉन्सेप्ट में, बट यहां पर मेजर शेयर होल्डिंग इज किसका? गवर्नमेंट का, इसलिए उसको गवर्नमेंट बोला जा रहा है। तो आप समझने की कोशिश करो, जो सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है वो प्राइवेट और पब्लिक है। तो प्राइवेट और पब्लिक है, तो सेक्शन 8 भी या तो प्राइवेट होगी ना तो पब्लिक होगी। इस कंटेक्स्ट में अपन जाते हैं, मेनली पब्लिक का ही रोल होता है मेजरली, लेकिन अपन उसको बेसिक एग्जांपल में, अगर ये एग्जांपल है जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी के तुम डायरेक्टर हो और 12 प्राइवेट कंपनी है, जिसमें से 12 में से 2 सेक्शन 8 कंपनी है या 2 डॉर्मेंट कंपनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 2 डॉर्मेंट कंपनी है। ओके, अब मेरे को बताओ क्या यहां पर ये वायलेशन हुआ सेक्शन 165 का? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लिमिट के अंदर है, 2 कंपनी जो एक्सीड हो रही है वो एक्सक्लूड है। ओके, ये पक्का पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर कोई वायलेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस 2 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 165। ओके, एंड दिस इज नॉट ए प्रोवाइजो। और मैं जब इतना एम्फसाइज कर रहा हूं प्रोवाइजो या रूल्स पे, तो उसका कारण यही है कि आपका आंसर उतना भारी निकले। जब आप लिखोगे तो ये आपको पहले वाले इसमें मेरे को बताओ 15 के ऊपर चाहिए, और तो 15 के ऊपर डायरेक्टर बन सकते हैं ना एक कंपनी में? कैसे, क्या पास करना है? ऐसा क्या था ये? प्रोवाइजो। तो आप लिख सकते हो, उसके लिखते वक्त आपका आंसर फॉर्मल हो सकता है कि एज पर प्रोवाइजो टू दिस सेक्शन, ओके, एनी डायरेक्टर अबव 15 रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। तो उस तरह से यहां पर जब मैं बोल रहा हूं ये सेक्शन 8 और डॉर्मेंट कंपनी जब मैंने बताया, तो ये प्रोवाइजो नहीं है, ये क्या है? रूल्स। तो एज पर द रूल्स, ओके, यहां पर अपने लिए सेक्शन 8 और डॉर्मेंट कंपनी निकाली गई है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्या है, आपका आंसर बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। आप मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? समझ में आ रहा है सब मालिक? ओके, तो नहीं, मैं लॉजिक ट्यूनिंग का समझ जम रहा है ना मालिक? ठीक है मालिक, तो मेरे ख्याल से सबको भी ट्यूनिंग का जम रहा होगा, आपको भी ट्यूनिंग का जम रहा होगा। तो आई एम एंश्योरिंग ये सारी चीजें हो जाए। थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट में आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपन जाएंगे पर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ते जाएंगे। तो ये हो गया तेरा 165 का। मैंने पेनल्टी कितना बताया मालिक? पेनल्टी अभी थोड़ी देर पहले बताया था 5000 पर डे, 5000 पर डे। जब तो ये कॉन्ट्रावेंशन चालू हो गया, जब ये वायलेशन चालू हो गया सेक्शन का, 5000 पर डे। हाँ, अमेंडमेंट में क्या आया अभी? 2000 पर डे, और उसका लिमिट कितना है? 2 लाख, जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है आरटीपी में आए और अपने को मॉडिफाई हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अपने अभी तक के लिए आंसर याद रखना है 5000 पर डे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। और यहां पर लिमिट कुछ है क्या? एक्सीड लिमिट नहीं, इट इज नॉट, मतलब यहां पर एक्सीड नहीं है। और इसके साथ में यहां पर याद रख लेना, ओके, डायरेक्टर क्या होगा? खाली पेनल्टी 5000 पर डे नहीं है, और डायरेक्टर साथ में क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जब अपन पढ़ेंगे, देख लीजिए इधर सेक्शन का ये 164 वाला, तब अपन देखेंगे। और जब भी डिस्क्वालिफाई हुआ उसको वेकेशन होगा, यानी 2 सेक्शन उसके साथ में अट्रैक्ट होंगे, 164 167। ओके, ये अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले सेक्शन में अपन देखेंगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये क्लियर होना जरूरी है। तो यहां पर याद रख लेना, इधर लिख के रखना, एक तो 5000 पर डे पेनल्टी है, साथ में क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन, और साथ में वेकेशन। तो 5000 पर डे, नो लिमिट, इसमें लिमिट नहीं है जब तक वायलेशन कंटिन्यू रह रहा है। यानी ये अभी आपको क्वेश्चन वही था ना अपना, वायलेशन कंटिन्यू हो रहा है मतलब क्या? जब तक अपने को मालूम ही नहीं पड़ा कि अपन 21 में है, मतलब जब तक ट्रिब्यूनल को या एनसीएलटी के पॉइंट में अगर मालूम नहीं पड़ा उनको ये वायलेशन है, तो तब तक कंटिन्यू हो रहा है, तो वो कंटिन्यू का कैलकुलेशन वैसे करेंगे। ओके, तो यहां पर ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन जो अपने लिए कवर करना था, एंड दैट इज व्हाट ऑलरेडी डन। ओके, मेरे ख्याल से एवरीबडी क्लियर मालिक? तो एग्जाम्पशन डन, ये वाला पॉइंट इसमें से कौन से नहीं है वो हो गया, तो सेकंड कॉन्सेप्ट खत्म। तीसरा बात करते हैं कंसेंट। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, बिना कंसेंट के कोई काम नहीं होता। कंसेंट तो अपने को चाहिए, अनलेस अंटिल देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, ओके, अपन कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देयर इज वन मोर सेक्शन, दैट इज 152 फॉर द कंसेंट फॉर डायरेक्टरशिप। यानी अगर आपको मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, उसके पहले आपका कंसेंट फॉर्म मुझे मिलना चाहिए। तो कंपनी एक्ट ने कंसेंट फॉर्म क्लियर किया है। कंसेंट फॉर्म 2 फॉर्म होंगे, एक होगा DR2 और एक होगा DR12। DR2 डायरेक्टर कंपनी को देगा और DR12 कंपनी ROC को देगी, रजिस्ट्रार को देगी। तो वापस ये कितने फॉर्म है मालिक? 2 फॉर्म। कौन से? DR2 एंड DR12। DR2 कौन देगा? DR2, एक सेकेंड ना मालिक, मैं लिख ही देता हूं ताकि वो नोट्स में आपके इस रिवीजन केस में रह जाए। तो DR2 किसको देगा? कौन देगा DR2?
डायरेक्टर टू कंपनी, ओके, डायरेक्टर टू कंपनी। और दूसरा कौन है, DIR 12, वो कौन देगा, कंपनी टू ROC। ओके, यहां पर डे की लिमिट नहीं है, बस ये है कि बिफोर अपॉइंटमेंट देना है। कब देना है, बिफोर अपॉइंटमेंट। ओके, और यहां पर विथ इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपको याद रखना होगा DIR 2 डायरेक्टर कंपनी को देगा बिफोर अपॉइंटमेंट, बिफोर अपॉइंटमेंट, बिफोर, ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट। यानी अगर एग्जांपल आज जनरल मीटिंग हुई और आपको अपॉइंट किया गया है, आपको जब अपॉइंट किया गया उसी टाइम पे मुझे कंसेंट दो, DIR 2 दो, या उसके पहले आपने देना चाहिए, अपॉइंट होने के बाद नहीं दे सकते। यानी अगर अभी AGM हुआ और AGM में आपको अपॉइंट किया गया, ओके, तो इस केस में मेरे को अभी क्या भी DIR 2 चाहिए, कल DIR 2 दोगे तो वैलिड नहीं रहेगा, वायलेशन ऑफ सेक्शन हो जाएगा। ओके, और यहां पर जैसे ही आपने मुझे DIR 2 दे दिया, कंपनी DIR 12 बनाएगी और DIR 12 सबमिट करेगी, किसको सबमिट करेगी, ROC को। और कितने दिन में, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा सेक्शन नंबर 152(5), सबसेक्शन 152(5). याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा हेडेक मत करना, बस DIR 2 DIR 12 ये याद रखना। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सर DIR 2 DIR 12 सब कंपनी को एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, कॉन्सेप्चुअली समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए। ओके, एकदम क्लियर कर। अगर कोई डायरेक्टर, अपन थोड़ा आगे जाएंगे तब ध्यान में रखेंगे कि एक डायरेक्टर होता है वो रिटायर भी होता है, रिटायर होता है, इट्स समथिंग सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7, जहां पर दो तरह के डायरेक्टर मिलेंगे, एक होगा रिटायरिंग डायरेक्टर और एक होगा नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। तो अगर यहां पर कोई डायरेक्टर रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद वापस रीअपॉइंट होता है, मैं बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो, इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में आएगा आपको। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होता है मतलब उसके एक साइकिल होता है, साइकिल एंड हो गया, और साइकिल एंड होने के बाद वापस उसको जब रीअपॉइंट किया जाता है, उसको वापस क्या किया जाता है मालिक, रीअपॉइंट किया जाता है, तो वहां पर हमें DIR 12 देने की जरूरत नहीं है। कौन सा देने की जरूरत नहीं है, DIR 12। वापस मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, देखिए DIR 2 कौन देगा, जो डायरेक्टर है वो कंपनी को देगा, और DIR 12 कौन देगा, कंपनी ROC को देगी। तो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर ऑलरेडी रिटायर हो गया है और वापस रीअपॉइंट होके उसी कंपनी में आ रहा है, तो ROC को बताने की जरूरत नहीं है, ROC को बताने की जरूरत नहीं है, ROC को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ROC को फाइल या DIR 12 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ROC बोलता है ठीक है, एक बार DIR 12 आ गया मेरे को मालूम है, लेकिन DIR 2 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, DIR 2। तो मालिक एकदम आराम से समझिए। ओके, यहां पर मैं बोल रहा हूं एग्जम्प्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर DIR 2 लगेगा, लेकिन DIR 12 से एग्जम्प्ट होगा। यानी DIR 12 मुझे देने की जरूरत नहीं है। वो दो केसेस है। पहला केसेस रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। और ये रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होता है वो अपन अगले लेक्चर में समझेंगे। ये लेक्चर होने के बाद अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में समझेंगे मालिक। तो यहां पर DIR 12 इस केस में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना DIR 2 देना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टर कंसेंट नहीं देगा, तब तक वो एग्रीमेंट एंटर नहीं होगा कंपनी और डायरेक्टर के बीच में। तो यहां पर अपने को DIR 12 देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा मालिक। उसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, दैट इन सम केसेस, हम जैसे आगे जाते रहेंगे, आगे लॉ केस में देखेंगे, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर ट्रिब्यूनल पिक्चर में आता है और ट्रिब्यूनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। ओके सर, ऐसे सिनारियो होते हैं क्या? हाँ मालिक, होते हैं। कॉन्सेप्चुअली कैसे होते हैं, एक ऐसा किस्सा समझते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपने समझा होगा, OR प्लेज ए मेजर रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब कितना परसेंटेज, 51%। जब मैं बोल रहा हूं 51% अपना रोल प्ले करता है, ओके, डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा 49% वाला जो रोल प्ले करने वाला पब्लिक होगा, कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी में चला जाएगा। एंड दिस इज द बाइबल और दिस इज द बेस जहां पर अपन बात करें। मतलब ये एक फॉर्मेट है कंपनी लॉ का, जहां पर मेजॉरिटी विंस कॉन्सेप्ट आता है, और यही फॉर्मेट में अपने को चलना होगा मालिक। समझना शुरू हो। ओके, अपने केस में एग्जांपल समझते हैं। ओके, नरेंद्र ओके, अपने केस में 51% होल्ड करता है और हम लोग सब लोग मिलकर 49% होल्ड करते हैं। मेरे को बताइए, डायरेक्टर मैक्सिमम टाइम कौन अपॉइंट करेगा? नरेंद्र अपॉइंट करेगा। अपन तीन तो कर नहीं पाएंगे मालिक। इस केस में कहीं ना कहीं हम तीनों माइनॉरिटी में आएंगे, लेकिन इसके लिए कंपनी एक्ट कुछ बोलेगा नहीं। कंपनी एक्ट बोलेगा इसी पॉइंट से तो चल रही है कंपनी।
मेजोरिटी विंस, आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जाके प्रूव करोगे, ऐसा इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है नरेंद्र हमारे ऊपर ऑप्रेस करे, ऑप्रेस करना या मिसमैनेजमेंट करना, ये हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को मिसयूज करता है, माइनॉरिटी को अपने राइट्स नहीं देता है। चैप्टर 4 में देखेंगे अपन वो। ये किस्सा हुआ तो हम जो माइनॉरिटी है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है और ट्रिब्यूनल को बोल सकती है। एग्जांपल क्या हो सकता है उसका? एग्जांपल, हम लोग को एजीएम में बैठने नहीं दे रहा है, जनरल मीटिंग बुला रहा है, खुद ही अटेंड करके खत्म करके निकल जा रहा है, तो नरेंद्र इस तरह से करते रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और ट्रिब्यूनल को बोलते हैं, ट्रिब्यूनल आप देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिर्फ नरेंद्र के लोग हैं, डायरेक्टर वही है और कुछ क्या मालूम क्या कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल बोलता है ठीक है, टेंशन नहीं, मेरे को देखने दो ये ऑपरेशन है या नहीं है, मिसमैनेजमेंट है या नहीं है मालिक। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ओके ट्रिब्यूनल अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता है। तो जब ट्रिब्यूनल डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, यानी एनी अपॉइंटमेंट विच इज अपॉइंटेड बाय होम, ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट डन बाय ट्रिब्यूनल, इस केस में DR-12 देने की जरूरत नहीं है। DR-12 मतलब कंसेंट विद रजिस्ट्रार, कंसेंट विद रजिस्ट्रार, आपको कंसेंट विद रजिस्ट्रार देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर का कंसेंट टू कंपनी लगेगा। यानी आपने को क्या लगने वाला है? DR-2 DR-12 से एग्जम्प्ट हुआ मालिक, लेकिन इन लोगों को DR-2 देना पड़ेगा। ओके, DR-2 देना पड़ेगा। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रख लेना है, एंड दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट विद योर DR-2 एंड DR-12। तो वापस आते हैं, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए मालिक। तो सबसे पहले अपन देखें कि भाई 152 सबसेक्शन 5 ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है DR-2 कंसेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए तो DR-2 और DR-12 चाहिए। DR-2 डायरेक्टर कंपनी को देगा, DR-12 कंपनी ROC को देगी। डेज का अपन ने डिफाइन किया 30 डेज, और ये बिफोर द अपॉइंटमेंट बात की। अभी एग्जामिशन भी देखा कि भाई यार DR-12 की जरूरत नहीं है दो केसेस में। अगर यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंटेड जो रीअपॉइंट करके वापस अपॉइंट किया जा रहे हैं उनको कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, उनको DR-2 देने की जरूरत है, लेकिन DR-12 देने की जरूरत नहीं है, ROC को देने की जरूरत नहीं है, कंपनी को। तो कंपनी को फाइल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टर और कंपनी के बीच में DR-2 रहेगा। एंड सेम लॉजिक हैपेंस विद डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। इस केस में भी आपको DR-12 एप्लीकेबल होगा। ओके, DR-12 एग्जम्प्ट होगा और DR-2 एप्लीकेबल होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो इसको फ्रीज करते हैं मालिक। और इसके अलावा DR-2 और DR-12 ये दोनों, मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो, DR-2 और DR-12 ये दोनों एग्जम्प्ट है मालिक, ये दोनों देने की जरूरत नहीं, यानी ये पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है इनको, ये पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सर किसको? गवर्नमेंट कंपनी को। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी को। गवर्नमेंट कंपनी को ना DR-2 देने की जरूरत है ना DR-12 देने की जरूरत है। बस यहां पर एक चीज याद रखनी है, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय CG और SG, CG और SG, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय CG और SG। इनको DR-2 और DR-12 दोनों एप्लीकेबल नहीं है, बात खत्म। यूजुअली ये काइंड ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर जैसे होते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोर्ड पे आते हैं और अल्टीमेटली वैसे काम करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ओके यहां पर वापस ये सारा का सारा फाइल करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज अ कंप्लीट सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 152 सबसेक्शन 5। ओके, यहां पर अपन ने बात कर ली, ये हो गया आपका पॉइंट। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है मालिक। तो एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर दूं ये वाला सेक्शन, उसके बाद वापस अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो बेसिक का है, जहां पर अपन बेसिक के बारे में देखेंगे। ओके, तो 152(5) क्या बोलता है? 152(5) बोलता है DR-2 देना पड़ेगा जब डायरेक्टर अपॉइंट होता है या अपॉइंट होने के पहले DR-2 देना पड़ेगा जो कंपनी को दिया जाएगा। यहां पर डेज दिया, पीरियड दिया हुआ है अपॉइंटमेंट के टाइम पे या अपॉइंटमेंट के पहले। ये होने के बाद DR-12 देना पड़ेगा, कंपनी फाइल करेगी ROC को। कब करेगी ये? विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट कुछ एग्जाम्पशन दिए हुए, जहां पर पहला कॉन्सेप्ट है कि DR-12 फाइल करने की जरूरत नहीं है ROC को, यानी कंसेंट इज विद द ROC इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द केस। कहां पर? सबसे पहला किस्सा है जहां पर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर होगा और दूसरा ट्रिब्यूनल वाले डायरेक्टर्स होंगे। तो इन केसेस में कंसेंट वापस देने की जरूरत नहीं है, किसको? ROC को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन DR-2 एप्लीकेबल होगा। और ये होने के बाद और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है अपने लिए, ओके, दैट इज DR-12। DR-2 एंड DR-12 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय CG और SG। अगर डायरेक्टर CG और SG अपॉइंट करता है तो DR-2 DR-12 दोनों एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अदर देन दैट सारी चीजें ये रहेगी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कंसेंट विद रिस्पेक्ट टू 152। एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां पर अपनी कहानी खत्म हो गई, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया बेसिक्स। ओके, लेट्स मूव हेड। बेसिक में तीनों पॉइंट क्लियर। तो एक बार मैं फटाफट रिपीट मार देता हूं। ओके, हु कैन बी डायरेक्टर? इंडिविजुअल। हाउ मेनी? मैक्सिमम मिनिमम शुड बी 1 2 3। मैं 1 2 3 बोलते जाऊंगा, वो आप वो OPC प्राइवेट और पब्लिक का ध्यान रखना। और मैक्सिमम शुड बी
15। और ये होने के बाद इसके साथ में 15 के ऊपर जा सकते हैं, आंसर इज यस, एसआर चाहिए। और 15 के ऊपर एसआर की जरूरत दो केसेस में नहीं है, कौन सी सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट नहीं है इसमें गवर्नमेंट कंपनी रहेगा। और ये होने के बाद अपना ये पॉइंट हुआ, अगर अपन के 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं, मिनिमम के नीचे गए तो 3 चीजें होगी। अगर पहला ओके मिनिमम के नीचे गया लेकिन कोरम है तो बोर्ड मीटिंग कर लो, अपॉइंट कर लो। दूसरा मिनिमम के नीचे गया, कोरम भी फॉर्म नहीं हो रहा है, तो पहले एक अपॉइंट करो, दोनों मिलके तीसरा अपॉइंट करो, ये वाला सिनारियो। और एक डायरेक्टर लेस हो गया तो 168(3) अपॉइंट होगा, जिसमें या तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम वो पिक्चर में आएंगे या सीजी विल अपॉइंट द डायरेक्टर, ये केसेस होगा। ये होने के बाद था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो आपको याद रखना है 20 कंपनी, लेकिन 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 होनी चाहिए, उसके अंदर 10 पब्लिक होनी चाहिए। अब ये कंपोजिशन ऐसा भी हो सकता है 20 प्राइवेट के प्राइवेट हो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जरूरी नहीं कि 10 पब्लिक लेनी ही पड़ेगी, लेकिन पब्लिक लोगे तो मैक्सिमम कितनी ले सकोगे, 10 कंपनीज। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसमें दो कंपनीज को इंक्लूड नहीं करोगे 20 के अंदर, कौन सी, एक होगी सेक्शन 8 कंपनी और एक होगी डोरमेंट कंपनी। और उसके बाद है कंसेंट फॉर डायरेक्टरशिप एंड दैट इज DIR2 एंड DIR12। DIR2 कौन किसको देगा, डायरेक्टर टू कंपनी, एंड DIR12 किसको देगा, कंपनी टू ROC। और दो केसेस में DIR12 की जरूरत नहीं है, दो केसेस कौन से होंगे, पहला होगा रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर और दूसरा होगा ट्रिब्यूनल से अपॉइंट किया हुआ। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा CG, जहां पर डायरेक्टर अपॉइंट करता है इन गवर्नमेंट कंपनी, वहां पर आपको DIR2 और DIR12 दोनों देने की जरूरत नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके ठीक है, एक सेकंड, ये समझ में आ गया। तो अब अगला सेक्शन मैं अलग रिकॉर्डिंग में डालता हूं मालिक, तो अपने लिए एक सेक्शन हो गया बेसिक का।